हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 54। इससे पहले ऑलरेडी हमने 53 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है। साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी से संबंधित अपडेट पाने के लिए भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है फरवरी 2024 के अनुसार भारत में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं। बताना है कि फरवरी 2024 के अनुसार भारत में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं। 24, 45, 72, इससे अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में फरवरी 2024 के अनुसार 45 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। ठीक है। वहीं बात करें कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में नल्लूर इमली ग्रोव। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये जो आपका है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है नल्लूर इमली ग्रोव। ये भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है जिसे कि 2007 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है। अगर पूछा जाए अंतिम वाला, ठीक है, तो अंतिम में उड़ीसा का है। ठीक है, गुप्तेश्वर वन उड़ीसा ये पहला है, और आखिरी बार जो फरवरी 2024 में ही जो शामिल किया गया था उसका नाम है गुप्तेश्वर। ठीक है, गुप्तेश्वर वन। ठीक है, गुप्तेश्वर वन जो कि कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ये 2024 फरवरी 2024 में से शामिल किया गया था। बात समझ में आई? तो पहला याद रखना है नल्लूर इमली ग्रोव जो कि 2007 में से घोषित किया गया था, जबकि गुप्तेश्वर वन जो कि उड़ीसा में है, इसे 2024 में इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो आखिरी वाला याद रखिए और पहला वाला याद रखिए, यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है। बाकी आप लोग को पता होगा कि 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल है बलतोरो हिमनद किस श्रेणी में अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बलतोरो हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बालतोरो हिमानी पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के सिगार जिला में ये स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग देखेंगे तो 62 किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान नियंत्रण सीमा के पास स्थित है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है आपको यहाँ पे। और साथ ही साथ ये तो पता ही होगा कि यह ग्लेशियर जो है ये ध्रुवीय सीमा के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर है। और ये भी पता होना चाहिए कि सियाचिन जो है ये विश्व की सबसे ऊँची स्थान है जहाँ पे सेना अवस्थित है ना। और ये कह सकते हैं पूरा दुनिया का सबसे ऊंची युद्ध स्थल भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये वाला काराकोरम, ये है आपका लद्दाख, और ये है आपका जास्कर, और ये तीनों किसके पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ध्यान रखते हैं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और यही वाला जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बलटोरो हिमनद, ये काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, अर्थात यहाँ पे स्थित है ये वाला पार्ट में सबसे ऊपर। ठीक है, तो क्रम से लगाने के लिए भी आता है, तो ध्यान रखना है ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये जास्कर है, और इसे तीनों को कहते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ठीक है, याद रखना है। चलिए इसके नीचे वाला जो परत देख रहे होंगे आप, ये वाला पीला कलर का, इसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इस बाद नीचे वाला हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। ये जो वाला जो ब्लू कलर दिख रहा है, सबसे नीचे जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं उसे कहा जाता है शिवालिक रेंज या शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर कहाँ स्थित है। बताना है कि लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर कहाँ स्थित है, भारत, पूर्वी अंटार्कटिका या फिर पश्चिमी अंटार्कटिका, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर
ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये ध्यान रखना है, ये स्थित है आपका पूर्वी अंटार्कटिका, ठीक है। पूर्वी अंटार्कटिका में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो है ये पूर्वी अंटार्कटिका का एक हिस्सा है और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 250 मील से भी अधिक है, ठीक है। और याद रखना है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना है, ठीक है ना। चलिए बाकी इसको देख लीजिएगा, हमने बता दिया है इसके बारे में। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। बताना है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। यह भी बीपीएससी टीआरई री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताना है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। तो याद रखना यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके पश्चिम भाग मालवा पठार है, यह दक्कन पठार का भाग भी है और यह अरावली से घिरा हुआ है केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान रखना है। बाकी आपको कुछ कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित ध्यान रखना है, जैसे कि सेंट्रल उच्च भूमि क्षेत्र में नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और यह ढलान क्षेत्र को दर्शाती हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो नदियाँ हैं ना, ये दक्षिण पश्चिम से क्या बहती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स मालवा पठार के अधिकांश भाग को क्या करता है, यहाँ पे कवर करता है। केंद्रीय उच्च भूमि मालवा पठार के एक प्रमुख क्षेत्र को घेरने वाली नर्मदा नदी के ऊपर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को मध्य उच्च भूमि के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना है। और केंद्रीय उच्च भूमि पश्चिम में क्या है, ये फैला हुआ है यानी कि विस्तृत है, लेकिन पूर्व में देखेंगे ये तो ये क्या है, संकीर्ण है यानी कि बहुत ही कम इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है कि केंद्रीय उच्च भूमि अत्यधिक निरावृत विच्छिन्न अवशेष वाले पर्वत पाए जाते हैं और दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का विशालतम पठार है, ठीक है। विंध्य श्रेणी दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम अरावली से ये घिरा हुआ है। ये तो सबको पता होगा, कई बार हम बता चुके हैं कि विंध्य श्रेणी दक्षिण देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी से और उत्तर पश्चिम में अरावली से ये घिरा है विंध्य श्रेणी, जो कि हम कई बार आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है किन्हीं को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि केंद्रीय उच्च भूमि क्या है, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस अब सिंपल से याद रखिए कि आप प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं ना, तो इसके सबसे उत्तरी भाग को ही केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार के सबसे जो उत्तरी भाग को है ना, उत्तरी जो भाग, उत्तर में जो भाग है उसे ही केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। और इस तरह के प्लेटू में देखेंगे तो मुख्य रूप से नर्मदा नदी के उत्तर में ये पाए जाते हैं। नर्मदा नदी देख रहे हैं ना आप, तो उसके उत्तर में जो भाग है वो क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि है, जो कि पश्चिम में अरावली से भी ये घिरा हुआ है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चलिए सवाल रहेगा, अगर फिर भी किन्हीं को डाउट होगा इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसका आकृति या इमेज लेकर के आएंगे और उस वहाँ से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो मैप के जरिए हम समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 4, बस इतने लिखिएगा कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब हम टेस्ट लेंगे तो सेम क्वेश्चन लेकर के आएंगे विथ इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। चलिए सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झील एक उथली झील है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील एक उथली झील है। खारी झील, सुपोष्ण झील, अल्पपोषी झील, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि खारी झील एक उथली झील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। हो सकता है किसी किसी के मन में आए कि सर ये सब क्या बेतुका सवाल लेकर के आए हैं या फिर कहाँ से सवाल उठा पटा के लेकर के आए हैं, लेकिन बीपीएससी टीआरई जो री एग्जाम हुआ था उस पेपर को उठाइए, ठीक है, और वहाँ से जाकर के देखिए कि अगर उस पूरे सेट में अगर जो सोशल साइंस का जो 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, तो वहाँ से समान अध्ययन का जो 40 क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है वहाँ से जाकर उठा के देखें। अगर वहाँ से नहीं मिलेगा ना इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन अगर नहीं मिला तो हमको बताइएगा सर क्वेश्चन नहीं मिला। ये बीपीएससी टीआरई री एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सेंसर क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये उथली झील है, खारी झील जो है क्या है, एक उथली झील है, ठीक है, सिंपल से याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है उथली झील वगैरह, ठीक है। यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है। खारी झील तो एक उथली झील है, आपको तो पता है, चल गया है। देखिए, पर्वतों में स्थित द्रोणी की ओर से जब जल आता है तो कुछ समय में यह मैदान जल से क्या होता है, भर जाता है। पर्वतों में, है ना,
इसे द्रोणी की ओर से जब जल आता है तो कुछ समय में यह पर्वत क्या मैदान क्या होता है, जल से ये भर जाता है और उथली झील का ये निर्माण यहाँ पे हो जाता है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गत्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसी उथली झीलों को ही क्या कहा जाता है, पलाया झील कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं यहाँ पे फिर से समझिएगा कि रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गत्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें यहाँ पे ये बन जाती है, निर्माण कर लेती हैं। ऐसे ही उथली झीलों को क्या कहा जाता है, पलाया झील कहा जाता है। ठीक है। इस झील में जल थोड़े समय के लिए ही रहते हैं क्योंकि मरुस्थलों में वाष्पीकरण की तीव्रता के कारण जल क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। जब पलाया का जल सूख जाता है तो यह सूखी झील पलाया मैदान कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है, समझाया गया है। बात समझ में आया? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यदि पलाया मैदान का ढाल पर्वतीय क्षेत्रों में खाली स्थान होता है तो उसे वाजदा कहते हैं। अब बताना है आपको कि यदि पलाया मैदान का ढाल पर्वतीय क्षेत्रों में खाली स्थान होता है तो उसे वाजदा कहते हैं। कितना डिग्री ढलान होना चाहिए? 1 से 5 डिग्री, 1 से 15 डिग्री या फिर 11 से 25 डिग्री या फिर 1 से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है। यदि पलाया मैदान का ढाल पर्वतीय क्षेत्रों में 1 से 5 डिग्री होता है तो उसे वाजदा कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्लाया को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में पैन, मध्य एशिया में तकीर और सऊदी अरब में सबका और ईरान में कबीर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, कि प्लाया को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है, पैन कहा जाता है, जबकि मध्य एशिया में तकीर कहा जाता है और सऊदी अरब में सबका कहा जाता है और ईरान में कबीर कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम या फिर वायोम, दोनों एक ही चीज़ है, चैपरेल के रूप में जाना जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम या फिर वायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना, टाइगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को ही जीवोम बायोम चैपरेल के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो चैपरेल है ना, ये बायोम एक तटीय बायोम भी है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इस चैपरेल बायोम में गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की बारिश वाली सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, इस चैपरेल बायोम में गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होता है और हल्की बारिश वाली सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व के बागानों की भूमि के रूप में कौन सा जलवायु क्षेत्र जाना जाता है? अगर आप NCERT का मेरा रेगुलर क्लास जो सीरीज चल रहा है तो वहाँ से अगर आप देख रहे होंगे मेरा कंटिन्यू वीडियो, तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। विश्व के बागानों की भूमि के रूप में कौन सा जलवायु क्षेत्र जाना जाता है ना? बागानों की भूमि के रूप में कौन जाना जाता है? कौन सा जलवायु क्षेत्र? विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, सवाना बायोम या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसे फलो उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खट्टे फलों के लिए भी जाना जाता है। ये सब कुछ हम बता रखे हैं NCERT के क्लास में जब हम MCQ वहाँ पे करवा रहे हैं तो। ठीक है ना, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के बागानों की भूमि के रूप में जाना जाता है और यह क्षेत्र रसीले फलों के लिए भी विख्यात है। ठीक है, इसीलिए इसे फलो उद्यान भी कहा जाता है। बोरियल वन बायोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। बोरियल वन जो है ना आपका, ये शंकुधारी व सदाबहार वनों के लिए ये जाना जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, सबसे बड़ा सवाना बायोम कहाँ स्थित है? यूरोप, उच्च अक्षांशों पर या अफ्रीका में या फिर से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सबसे बड़ा सवाना बायोम आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाना बायोम एक प्रकार का घास का मैदान है जिसमें बहुत कम पेड़ों वाले खुले घास के मैदान शामिल हैं। क्या याद रखना है सवाना के बारे में? यह एक इस प्रकार का घास का मैदान है जिसमें बहुत कम पेड़ वाले खुले घास के मैदान शामिल होते हैं। ठीक है, सवाना बायोम को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो उष्णकटिबंधीय और दूसरा अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
कि चिनूक कैसी हवा है, चिनूक कैसी हवा है, गर्म स्थानीय हवा है या फिर बर्फ़ खाने वाली हवा है या फिर दैनिक हवा है। तो ध्यान रखना है चिनूक एक बर्फ़ खाने वाली हवा है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ध्यान रखिएगा चिनूक कैसी हवा है, बर्फ़ खाने वाली हवा है। ठीक है, और भी हवाएं होती हैं, है ना, जिससे गर्म स्थानीय हवा, बर्फ़ खाने वाली हवा, ठंडी स्थानीय हवा, दैनिक हवा। ठीक है, तो जो एक आता है फॉन, क्या आता है, फॉन के बारे में। ठीक है, फॉन के बारे में। ठीक है, तो ये फॉन कैसी है, किस तरह की हवा है, ये गर्म स्थानीय हवा है। एक आता है चिनूक, तो चिनूक तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये बर्फ़ खाने वाली हवा है। और एक आता है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल करके आता है, तो ये ठंडी स्थानीय हवा है। और एक आता है घाटी हवा, तो ये दैनिक हवा है। शायद इसका हम यहाँ पे ले रखे होंगे, हाँ है तो। ठीक है, देखिए ये फॉन क्या है, एक गर्म स्थानीय हवा है। चिनूक क्या है, बर्फ़ खाने वाली हवा है। और घाटी हवा क्या है, एक ये दैनिक हवा है। ठीक है, सवाल पूछा गया सवाल है, TRE 3 में के री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने उलट पलट दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, मतलब सुमेलित करके पूछा गया था, 2-3 ऑप्शन दे करके। हम यहाँ पे सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ लिए कि चिनूक की कैसी हवा है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा उलट पलट दिया गया है, लेकिन सवाल इसी तरह का वहाँ पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब ये क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, फॉन क्या है। फॉन एक तो स्थानीय हवा, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली ये गर्म एवं शुष्क हवा है। डिटेल्स पढ़ लीजिए, क्योंकि BPSC TRE री में एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि फॉन क्या है, फॉन एक स्थानीय हवा, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। ठीक, और इस पवन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इस पवन के प्रभाव से बर्फ़ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। ठीक है, इस बार याद रखना है चिनूक स्थानीय हवा के बारे में। तो ये पवन USA और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म और शुष्क पवन है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको ध्यान रखनी है। चिनूक स्थानीय पवन है, ये ध्यान रखना है। कहाँ का है ये हवाएं, ये USA और कनाडा में देखने को मिलती हैं। कहाँ पे, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी, ध्यान दीजिएगा, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर। ठीक है, और ये कैसी हवाएं हैं, तो ये गर्म और शुष्क पवन है। ठीक है, इस बात करें, चिनूक पवन के कारण रॉकी पर्वत के पूरी ढाल क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बड़ी ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त रखता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं, सवाल बन सकता है यहाँ से। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मिस्ट्रल स्थानीय शीतल हवा खले स्थान देशों से संबंध है। अब बताना है कि जो मिस्ट्रल स्थानीय जो शीतल हवा है, ये किन देशों से संबंध है। स्पेन और फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस, स्पेन और रूस, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा यदि किन्हीं को पता है। तो ध्यान रखना है कि मिस्ट्रल स्थानीय शीतल हवा है और ये स्पेन और फ्रांस देशों से संबंध है। स्पेन और फ्रांस कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो मिस्ट्रल स्थानीय शीतल हवा है जो कि स्पेन और फ्रांस देशों से ये संबंध रखता है, अर्थात यहीं पे देखने को मिलेगा इसी तरह की हवाएं। ठीक है, और ये कैसी हवाएं, ठंडी स्थानीय हवा है, मिस्ट्रल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि टफ किससे संबंधित है। आज आई थिंक लग रहा होगा कि आप लोग का टेस्ट बहुत टफ चल रहा है। नहीं, कितनों को लग रहा है, ईमानदारी से बताइए कमेंट करके कि कितने लोगों को लग रहा है कि आज टेस्ट में बहुत टफ चल रहा है। आज जो भी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जा रहा है। मे भी लग रहा है कि आज मतलब कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन इसमें है, आज डाला गया। नहीं, आप लोग ज़रा सा कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरा रेगुलर जो स्टूडेंट है, जो देखते हैं रेगुलर बेसिस पर, उन लोगों की में से कितने को लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो आज पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है। और डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं है मेरा, मानिए इस सभी क्वेश्चन BPSC TRE में या तो पूछा गया है या तो पूछा गया सवाल को ही उलट करके हम पूछ रहे हैं। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं आप कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है, ऐसा करके। तो ये पैटर्न आपको पकड़नी होगी, अब इसमें लत लगानी होगी, आदत पकड़नी होगी इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। डीपली में जाकर के पढ़ना होगा। यहाँ पे ये जो सवाल बता रहे हैं वो तो बता ही रहे, और यहाँ पे जो व्याख्या के रूप में बताते हैं ना, इसको ज़रूर कोशिश कीजिएगा अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए अब बताइए कि टफ किससे संबंधित है। बहते जल से परिवहन, ज्वालामुखी राख, अवसादी परत, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से देखिए टफ किससे संबंधित है, एकदम सेम सवाल से पूछा था, तो यहाँ से इससे संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं सबको सलूशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है टफ क्या है, यह धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा, ज्वालामुखी ये राख है। ठीक है, तो टफ क्या है, यह धूल और राख से बना एक चट्टानी टुकड़ा होता है ये। ठीक है,
इसके अलावे और भी बहुत कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि इससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि ये तो हो गया आपका टफ क्या है, एक ज्वालामुखी राख है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी की राख, जलवाष्प आदि एक छिद्र से बाहर निकलती हैं, ये सबको पता होगा। ज्वालामुखी के निकलने पदार्थों के आधार पर निकलने यानी जो भी निकलता है ना पदार्थ, उसमें जो भी कुछ निकलता है तो उसका वर्गीकरण किया जाए, है ना। तो इस तरह से किया जा सकता है, एक तो टफ, लैपली, बाम, लावा, ठीक है। और भी गैस और जलवाष्प भी निकलते हैं, बट 4 के बारे में आप जरूर याद रखें। टफ क्या है, तो यह धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े हैं। लैपली क्या है, तो यह लगभग मटर के दाने का आकार का ये एक टुकड़ा है। और बाम क्या है, तो यह कुछ इंच से लेकर कई फीट तक व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं बाम, ठीक है। लावा क्या है, तो यह भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ का मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ये होता है, जैसे कि गैस और जलवाष्प, ध्यान रखना है ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प ही बाहर आते हैं। क्या ध्यान रखना है कि जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है ना, तो उसमें सबसे पहले गैस और जलवाष्प ही बाहर आते हैं। और बात करें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प ही निकलता है। और जलवाष्प निकलती है, साथ में गैस निकलती है। तो गैस में कौन कौन से गैस शामिल होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, इनमें से निकलने वाले गैसों में कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ज्वालामुखी का अधिक जब विस्तार हो जाता है ना, तो उसे कालडेरा कहते हैं। ज्वालामुखी का जब बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है, फैल जाता है, तो उसे कालडेरा कहते हैं, कालडेरा, ठीक है। ऐसे कालडेरा, क्या पता पूछ ले कि कालडेरा क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब सवाल है कि अंधदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं। अंधदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं। अनौपचारिक बस्ती, अगली कड़ी भूमि या फिर मडई नगर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अंधदिवासी बस्तियां को अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अंधदिवासी बस्तियों को पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों को हमेशा सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव समाज के सबसे निर्धन और कमज़ोर वर्गों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। मानव बस्ती का क्या अर्थ है, मानव बस्ती का अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों को संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, ठीक है। बस्तियाँ जो होता है ना, बस्तियाँ जो होती हैं वो आकार और प्रकार में अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, गुच्छित बस्तियाँ, अर्ध गुच्छित बस्तियाँ, या फिर पल्लीकृत बस्तियाँ, परिक्षिप्त बस्तियाँ, इस तरह से करके होती हैं। ये 12th का चैप्टर से, ये 12th का ज्योग्राफी बुक से पूछा गया है। तो हम एनसीईआरटी का जो कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं ना, तो वहाँ से 6 किए कंप्लीट, फिर 7 कर रहे हैं, फिर 8 करेंगे, 9, 12 तक हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। उसको हम कवर करा के ही रहेंगे एग्जाम से पहले, चाहे जैसे भी कंप्लीट करवा कर आप लोग को ही मानेंगे हम, ठीक है। तो बस मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो फिर तो ये चैनल आपके लिए है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है। अंधदिवासी बस्तियों को अनौपचारिक बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अंधदिवासी बस्तियों को पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियों का हमेशा सामना करना पड़ता है, इसे बता चुके हैं, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, मेरुदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाया जाता है। मेरुदभिद जो होते हैं वो बताना है कि किस वन में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, या फिर आर्द्र पर्णपाती वन। आसान सा सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि मरुदभिद जो होते हैं ना, मरुदभिद जो होते हैं ये वन मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं, ठीक है। और मरुदभिद जो होते हैं वो वन जो होते हैं वो कांटेदार और झाड़ियाँ वाले होते हैं, यानी कि इनमें प्रधानता देखने को मिलती है कांटेदार और झाड़ियाँ, ठीक है। इस रेगिस्तान पौधे में कांटे का जो होते हैं वो पत्तों में क्या हो जाते हैं, रूपांतरण हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि उसमें जो पानी हो उसका वाष्पीकरण कम से कम हो सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते क्या क्या दे रखा है। ये तो मरुदभिद वन मरुस्थलीय वन है, ये तो ठीक है। मरुदभिद वन कांटेदार और झाड़ियाँ वाले होते हैं, ये सही है। और इस रेगिस्तानी पौधों में कांटे पत्तों का रूपांतरण होता है, ये भी सही है। जिसमें उसमें उपलब्ध जो पानी है वास्तविक रूप से होने वाली हानि कम से कम हो सके, है ना, जो पहले बता चुके हैं। मरुदभिद पौधों के जड़ अधिक गहरी और प्रायः पत्ते कांटेदार या नुकीला तथा छोटे होते हैं। क्या कह रहा है
कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं ना उसका जड़ अधिक गहराई तक गया होता है। जैसे ये जड़ यहाँ तक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा गहराई तक गया होता है। क्यों? क्योंकि पानी की तलाश में ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। ठीक है। और ऐसे जो पत्ते होते हैं वो कांटेदार होते हैं और नुकीला होते हैं। रेगिस्तानों में नागफनी, बेर, खैर, बबूल, मदार, कीकर आदि पौधे अधिक मात्रा में ये पाई जाती हैं। यहाँ पे खिजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मरु नेशनल पार्क खाली स्थान अवस्थित है। बताना है कि मरु नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मरु नेशनल पार्क जैसलमेर में अवस्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है। बाकी ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। ठीक है। और ऐसे पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स। ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स कृषि का ऐसी तकनीक है जिससे पानी से पोषक तत्वों यानी पोषक तत्व वहाँ से क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। उसे जलीय कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये कृषि का एक ऐसा तकनीक है जिसमें पानी से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है। बस ये याद रखना है। जीरोफाइट्स, लिथोफाइट्स और हाइड्रोपोनिक्स, ये तीनों को याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? अब ये बताना है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? 443, 918 या फिर 943 या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, 918। ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 है। जबकि ओवरऑल पूछा जाए लिंगानुपात कितना है तो 943 है। ठीक है। चलिए बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 943 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 918 है। और जनसंख्या घनत्व बात करें तो ये 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और साक्षरता दर पूछे बात करें तो ये 74.04% है। ठीक है। पुरुष का पूछा जाए तो 80.04% होना चाहिए और महिला साक्षरता दर है 64.6%। ठीक है। ये सब मुँह पर जबान पे आपको याद होना चाहिए। ठीक है। यही चीज़ के दोनों को जोड़ देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है, पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% है और यहाँ पे पठारी होना चाहिए था। ठीक है। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 37.7% है, इससे अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला दे रखा है पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7, ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार कितना है? यहाँ पे 10.7% है। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 18.6% है, ये भी सही है। और पठारी क्षेत्रों का जो विस्तार है वो है 27, कितना है? 27.7% है। ठीक है। ये गलत है हो गया यहाँ पे। तो सही आंसर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है 10.7, पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है 18.6% और पठारी क्षेत्रों का विस्तार है 27.7% और मैदानी, एक बची आपका मैदानी क्षेत्र। ठीक है। तो मैदानी क्षेत्रों का विस्तार कितना है? मैदानी क्षेत्रों का विस्तार हो जाएगा आपका 43%। ठीक है। और इन सब को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, इन सब को जोड़ देते हैं आप तो आपको मिल जाएगा 100%। ठीक है। चलिए बाकी यहाँ तो डेटा दिया ही गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 12, 8, 7, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 12, 8 या 7। चलिए अगर किन्हीं को आंसर पता है तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 18। कितना है? 18 है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। न जाने हम कितने बार टेस्टों में इसे ले चुके हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका 18 आंसर है और 18 जो आपका केंद्र शासित राज्य और या फिर जो राज्य है उनका नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 में पहुंच गए हम लोग। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? ठीक है। ये भी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, किसी न किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया सवाल है।
ठीक है। सवाल पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। 3, 2 बराबर 1 से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए हम बात करें पहला यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 8 चक 32 लगभग 4 गुना है। 8 चक 32 लगभग 4 गुना मान सकते हो। ठीक है, तो इसका जो मतलब कह सकते हैं जो एग्जाम जिसने लिया था, जो भी लिया होगा, ठीक है, उन्होंने इसका 4 गुना ही माना भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है, लगभग में है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे डेटा दिया गया है। चलिए आखिरी सवाल पर हम लोग पहुँच गए हैं। सवाल है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती हैं। 1 बांग्लादेश के साथ, 3 नेपाल भूटान म्यांमार के साथ, 4 नेपाल भूटान और म्यांमार और भूटान 2 बार हो गया वैसे यहाँ पे। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन दे सकते थे, ठीक है, बट ऑप्शन एक ही कर दिया गया है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, अब देखेंगे मैप पर तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगता है। कौन कौन, एक है आपका बांग्लादेश, ठीक है, एक है आपका बांग्लादेश, एक है आपका नेपाल, ठीक है, एक है आपका नेपाल और एक है आपका भूटान। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन 3 देशों के साथ लगती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नेपाल यहाँ पे है, भूटान भी है, लेकिन यहाँ पे म्यांमार है जो कि होना चाहिए था बांग्लादेश। तो कोई भी ऑप्शन सही दिख नहीं रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त में से एक कोई नहीं। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है जो आप देख रहे हैं, जो लाइट ग्रीन जैसा आकृति है ना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे है आपका, ये है आपका यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम बोलते हैं, सिक्किम तो हमारा देश राज्य है ना। ये आप भूटान देख रहे हैं, भूटान, और इधर ये आपका नेपाल। ठीक है, 2 गए, और इधर है आपका ये वाला पार्ट बांग्लादेश। तो ये 3 देशों के साथ सीमा लग रही हैं, किसका, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।